हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, स्पेसिफिक हीट्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और उनके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सपोज हमने कोई सिलिंड्रिकल जो है इस तरह से पिस्टन सिस्टम कंसिडर किया है जिसमें हमने आइडियल गैस फिल की है और हम बाहर से इसको क्या करते हैं, क्यू अमाउंट की हीट की सप्लाई करते हैं। तो जैसे इसको सप्लाई होगी तो ये क्या करेगा, वर्क करेगा, एक्सपेंड करेगा अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर और पिस्टन क्या होगी, थोड़ा ऊपर की ओर मूव हो जाएगी। तो जो ये हमने क्यू अमाउंट की हीट सप्लाई की है ये तीन तरीके से खर्च हो रही है। पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में जैसे ही हीट सप्लाई हुई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया मतलब उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो पहले तरीके में कहाँ खर्च होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। दूसरा, डूइंग इंटरनल वर्क अगेंस्ट मॉलिकुलर अट्रैक्शन, मतलब जो उनके बीच में जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके अगेंस्ट जो वर्क डन करने में खर्च हो गई है। इससे क्या हुआ, उनकी पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और तीसरे तरीके से क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तीसरे क्या होगी, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। तो जो हमने डेल्टा क्यू, अगर हम कहें डेल्टा की स्मॉल अमाउंट की हमने हीट सप्लाई की थी, वो तीन तरीके से खर्च हो गई है। एक हो गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस वर्क डन। तो कंबाइन कर ले अगर हम काइनेटिक, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमको कंबाइनली टोटल इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ बताता है कि जो हमने हीट सप्लाई किया है डेल्टा क्यू, वो इक्विवेलेंट है किसके, इक्वल्स टू है किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है ना। तो जो ये डिफरेंशियल, जो फर्स्ट लॉ है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लिखना चाहें तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पे जो डी क्यू है ये पॉजिटिव ही होगा या निगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे, इफ़ द हीट इज टेकन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो हमारा सिस्टम था, हमने जिस सिस्टम में क्या किया है, आइडियल गैस लिए थे पिछले फर्स्ट लॉ को डिस्कस करने में, तो अगर वो बाहर से हीट ले रहा है तो हम डेल्टा क्यू पॉजिटिव कहेंगे। अगर वो दे रहा है, हीट इज गिवन बाय दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तब हम डी क्यू निगेटिव कहेंगे। इसी तरह से वर्क डन पॉजिटिव कब कहलाता है, जब वर्क डन क्या होता है, बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। और वर्क डन निगेटिव कब कहता है, इफ वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। हमने जो पिछला केस डिस्कस किया है जिसमें हम पिस्टन सिलेंडर सिस्टम की कह रहे हैं, उसमें वर्क डन बाय दिस सिस्टम हुआ है, सिस्टम के पार्टिकल्स ने एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम किया है। तो पार्टिकल्स में है जो सिस्टम हमारा, उसने काम किया, तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। तो ये उस केस में हम क्या कहेंगे, वर्क क्या है, डी डब्ल्यू क्या है, चेंज इन वर्क या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क क्या है, पॉजिटिव है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ के क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। क्या है, बताता है कि हीट क्या है, एनर्जी जब मोशन में है, जब मूवमेंट में है, तो वो क्या है, हीट कहलाती है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। तीसरा, अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी पॉजेस करेगा, इंटरनल एनर्जी वहाँ पर रहेगी, ठीक है, और वो क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट लॉ कुछ चीज़ों को नहीं बता पाता। जैसे हमने हीट के बारे में बात की, हीट की फ्लो के बारे में बात की, लेकिन उसके डायरेक्शन के बारे में नहीं बात की, कहाँ से किधर को जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाएगा तो किस डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन नहीं बताई मीन्स हमने डायरेक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं बताई है, ठीक है। और ये भी नहीं बताया कि इट इज़ नॉट फिजिबल टू रिवर्स द प्रोसीजर, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, एक्चुअली क्या होता है, द हीट डज नॉट इंटायरली कन्वर्ट टू लेबर। जो हीट है, एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि जितना हमने सप्लाई किया उतने का हमें वर्क डन मिल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, स्पॉन्टेनियस और है या नहीं है कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसको भी वो क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, नहीं बता पाता है। फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं, जितने भी हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आगे आके डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे, उनमें हम फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे,
ठीक है। हीट एनर्जी, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, हीट पंप, जो भी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, इनमें हम फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करना होगा, तो हमें फर्स्ट लॉ से ही उसको कंसिडर करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ का रेफरेंस लेना पड़ेगा। नाउ स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हमें सब ने पढ़ा हुआ है। हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड अपॉन रेज इन टेम्परेचर, कितने अमाउंट की हीट हमने सप्लाई की और कितना टेम्परेचर हमने रेज किया, इस रेशियो को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर इसी को हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करें तो स्पेसिफिक हीट क्या है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। मीन्स स्पेसिफिक heat of a material is the quantity of heat required so as to raise the temperature of unit mass of the material through 1 degree। किसी भी मटेरियल का जिसका 1 यूनिट मास का अगर हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर रेज करना हो तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट खर्च होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट दो तरह की हुई, हम एक को CP से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को CV से। तो यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको देखें, अगर क्या है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द मटेरियल थ्रू 1 डिग्री बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ हमने देखा स्पेसिफिक हीट, दोनों की डेफिनेशन देखी। अब ये कह रहा है कि वाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। ऐसा क्यों है, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, थियोरेटिकली भी कह सकते हैं, और हम आगे इसको प्रूव भी करेंगे बाय कंसिडरिंग आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो सपोज करो कि हमने इधर से हमने डायग्राम बना के रखा है, हमने एक थर्मोडायनिक सिस्टम कंसिडर किया। हमने यहाँ पे रेड जो डॉट है या गैस है, आइडियल गैस कंसिडर कर लेते हैं, और इसको कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम पहली बारी में क्या करें, कांस्टेंट प्रेशर में इसको क्या करें, हीट कर दें। अब ये क्या करेगा, जैसी हीट सप्लाई होगी एक्सपेंड करेगा। अब हीट जो हमने सप्लाई की वो दो तरीके से यहाँ पे खर्च होगी, एक तो उसके टेम्परेचर को रेज करने में और दूसरा एक्सटर्नल वर्क करने में। दूसरा किस में खर्च हुई, एक्सटर्नल वर्क करने में। तो पहले केस में जब हमने कांस्टेंट प्रेशर के बनाकर इसको हीट किया तो दो तरीके से खर्च होगी, एक तो उसको टेम्परेचर इंक्रीज करने में और दूसरा वर्क डन करने में। अब दूसरा केस ले लेते हैं, अगर हमने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। पहले केस में कुछ डिस्टेंस, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया था, पिस्टन ऊपर को चले गया था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। लेकिन अभी केस में क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन क्या होगा, नहीं होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो सारा का सारा जो हीट हमने सप्लाई किया वो किस में यूज़ हो रहा है, रेज द टेम्परेचर, इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो इसका मतलब क्या है कि मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब अब हमें क्या चाहिए, जो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए चाहिए वो किस में ज़्यादा चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर के केस में ज़्यादा चाहिए, है ना। वहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, वहाँ पे एक्सपेंड होने के केस में टेम्परेचर भी रेज करना है और वर्क डन भी करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी किसके कंपेरिजन में, कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपेरिजन में ना। इसी चीज़ को हम मेयर्स रिलेशन से प्रूव कर सकते हैं मेयर्स रिलेशन को ड्राइव करके बता सकते हैं। हमने क्या किया, दो आइसोथर्मल ले लिए। अब डायग्राम देख रहे होंगे, एक आइसोथर्मल का नाम है AB और दूसरा आइसोथर्मल का नाम है CD। AB वाले को हमने कांस्टेंट टेम्परेचर T पे रखा है और CD को हमने T + ΔT कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है। नाउ इनिशियली हम कहते हैं कि जो गैस जो हमने सिस्टम लिया है वो M पॉइंट पे है, जो कि आइसोथर्मल AB पे है। अब उसको हम धीरे धीरे कांस्टेंट वॉल्यूम बनाकर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, M पॉइंट से लेकर कहाँ चले गया, कांस्टेंट वॉल्यूम बना के चल रहे हैं तो M से सीधे ऊपर चले गया L पर, ठीक है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, कोई वर्क डन नहीं होता है, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना होता है। तो M से L जाने में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ वो हम लिख सकते हैं UL - UM इक्वल्स टू, फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो क्या होगा UL - UM इक्वल्स टू ΔQ - ΔW। अब ΔW यहाँ पे क्या हो गया, 0 ड्यू टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीधा सीधा हमारा क्या हो गया, UL - UM चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू CV ΔT। हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन यूज़ की है। नाउ अब हम दूसरे क्या करते हैं,
उसी पॉइंट M से गैस को कांस्टेंट प्रेशर बना के उसको लेके जाते हैं जब तक उसका टेम्परेचर कहाँ ना पहुँच जाए, CD आइसोथर्मल पे जो टेम्परेचर है T + ΔT, अब वो पहुँच गई है N पॉइंट पर। अब हमने कांस्टेंट प्रेशर बना के रखा और वो कहाँ पहुँच गई, N पॉइंट पे पहुँच गई। अब इस दौरान M से N जाने में उसका इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हुआ, UN माइनस UM। तो UN माइनस UM अगेन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम क्या कह सकते हैं, ΔQ माइनस ΔW। लेकिन इस टाइम पे वर्क डन हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, ΔW को P डॉट डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू P डॉट डेल्टा वी हमारे पास कुछ आएगा। अब ΔQ की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अगेन यूजिंग डेफिनेशन का यूज़ करते हैं क्या, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, ΔQ अपॉन ΔT। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, UN माइनस UM इक्वल टू CP ΔT माइनस P ΔV। अब हमें पता है कि आइडियल गैस का जो रिलेशन है PV इक्वल टू RT वो हर किसी पॉइंट पे क्या होगा, वैलिड होगा। तो हम M और N पॉइंट पे इस रिलेशन को लिख लेते हैं। M पॉइंट पे तो हो जाएगा PV इक्वल टू RT और N पॉइंट पे क्या हो जाएगा P। अब वॉल्यूम चेंज हो गया N पॉइंट पे V + ΔV और टेम्परेचर चेंज हो गया T + ΔT। तो हमने दोनों M और N पॉइंट के लिए क्या लिख लिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये रिलेशन लिख लिया। नाउ अब इन दोनों इक्वेशनों का डिफरेंस अगर हम करें तो हमें मिल जाता है P ΔV इक्वल टू R ΔT। अब हम इस रिलेशन को अपनी इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। आपने देखा होगा इक्वेशन नंबर 2 पे देखिए, वो अगर हम वहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, UN माइनस UM मीन्स डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी। जब वो M से N गया तो क्या हो जाएगा, ΔQ माइनस ΔW। अब रिलेशन चेंज होगा CP ΔT माइनस R ΔT। ठीक है, तो अब क्या है कि इंटरनल एनर्जी केवल डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। और दोनों केसेस में चाहे हम M से L पे गए चाहे हम M से N पे गए, इंटरनल एनर्जी क्या हुई, चेंज हुई, लेकिन किस अमाउंट रेट से हुई, सेम चेंज हुई है। ठीक है ना, क्योंकि ΔT टाइम जो ΔT चेंज हुआ है वो दोनों में सेम है, ΔT M से L जाने में भी M से N जाने में भी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है तो हम लिख सकते हैं UL माइनस UM इक्वल टू UN माइनस UM। तो इन दोनों इक्वलिटी को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम ऊपर इक्वेशन से लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा CP ΔT और राइट हैंड साइड आ गया CP ΔT माइनस R ΔT। तो ΔT से ΔT हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, हमारे पास रिलेशन आ गया CV इक्वल टू CP माइनस R। तो हमने बता दिया है कि क्या है, जो हमारा एजम्पशन था, क्या था एजम्पशन, कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है हमारा मेयर्स फॉर्मूला। नाउ अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि 4 तरह के हमारी मेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम अगर लिखें तो एडियाबैटिक प्रोसेस हम सब जानते हैं जिसमें क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई किसी भी तरह का ना एक्सचेंज हो पाएगा, क्या हीट एक्सचेंज हो पाएगा, ना एनर्जी एंड हीट, ना मैटर, कुछ भी एक्सचेंज होता, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, ना सिस्टम सराउंडिंग के साथ ना सराउंडिंग सिस्टम के साथ कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, हीट, एनर्जी और मटेरियल कुछ भी नहीं। और ऐसे कर्व्स, ऐसे प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के कर्व को अगर हम इंडिकेटर डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उन कर्व्स को कहते हैं एडियाबैटिक्स। क्लियर है, आपको इंडिकेटर डायग्राम पता है, डायग्राम बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ऐसे डायग्राम, ऐसे प्रोसेस जिनका कर्व मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस के कर्व को PV डायग्राम पे नाम दिया जाता है एडियाबैटिक्स। तो हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में DQ क्या हो जाएगा, 0। जब कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है तो DQ क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू DU प्लस DW। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो गया, DU इक्वल टू माइनस DW। इसका मतलब क्या है सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो गई है, मैकेनिकल वर्क डन के इक्वल हो गई। अब ऊपर आप देख रहे होंगे फर्स्ट लॉ तो आया है DU इक्वल टू माइनस DW, लेकिन अब DW के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो माइनस प्लस हो जाएगा या प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ सिग्नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन के नेचर पर। अगर वर्क डन ऑन दिस सिस्टम है तो DW क्या होता है, माइनस DW होता है, माइनस साइन आ जाता है। तो ओवरऑल फर्स्ट लॉ क्या बन गया एडियाबैटिक के लिए, DW। इफ द वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम
तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, डी डब्ल्यू पॉजिटिव रहेगा और ओवरऑल थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और जब सेकेंड केस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नाउ सेकेंड है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो कांस्टेंट, थर्मल टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जिन प्रोसेस के दौरान है, जिन प्रोसेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही हैं, कोई भी थर्मोडाइनमिक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, उस दौरान अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के कर्व इंडिकेटर डायग्राम पे नाम दिया जाता है उनको आइसोथर्मल्स। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमने कहा था इंटरनल एनर्जी सोली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया है, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, मीन्स जो हीट हम सब सिस्टम में ऐड कर रहे हैं या उससे ले रहे हैं इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नाउ दिस लॉ इज फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान क्या रहेगा, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो उनको क्या कहेंगे हम, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में मैंने कहा था क्या होता है, अगर कोई गैस एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है अपने प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करने के बाद, तो यहाँ हीट सप्लाई जो है वो दो तरीके से यूज होती है, एक तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और दूसरा ठीक है एक्सटर्नल वर्क। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट मास की गैस लें वर्किंग सब्सटेंस की फॉर्म में, वर्किंग सब्सटेंस को क्या ले लें, यूनिट मास का ले लें, तो उसके लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सी पी डेल्टा टी प्लस पी डी वी, मतलब जो क्यू अमाउंट की हीट हमने सप्लाई की यूनिट मास के लिए वो किस में खर्च होगी, एक तो उसके कांस्टेंट प्रेशर के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज करने में प्लस एक्सटर्नल वर्क। अब हम इसी एक्सप्रेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रख दें तो हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा डी यू इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इस केस में क्या होता है, जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा वॉल्यूम में तो वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सारा का सारा हीट सप्लाई किस में चले जा रहा है, किस में चले जा रहा है, डेल्टा क्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे जो सप्लाई किया हमने हीट की एनर्जी को वो सीधे सीधे क्या हो गया, कहाँ चले गया, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। तो यहाँ हम डी क्यू इक्वल टू डी यू लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करके, और डी यू आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम क्या लिखते हैं, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी यू इक्वल टू सी वी डी टी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें डिफरेंट जो प्रोसेस हमने डिस्कस की इनके लिए हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो भी होगा हमें दिख जाएगा अभी। तो पहली प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये सिस्टम जो हमने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे, हम हमेशा एक सिलेंडर से कंसिडर करें, पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है उसमें, पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, उसको ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। और हमने इसमें सपोज करो कोई परफेक्ट गैस फिल कर दिया, रेड डॉट जो दिखाई दे रहे हैं परफेक्ट गैस है ना। सपोज करो थोड़ा सा चेंज होता है वॉल्यूम में, मीन्स गैस क्या कर रही है, थोड़ा एक्सपेंड हो रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज कर रही है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर रही है स्मॉल डी से। तो वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डी वी। ठीक है, पी डॉट डी वी, वर्क डन क्या हो जाएगा थोड़े से चेंज के लिए, पी डी वी। नाउ अब यही गैस अगर अपनी इनिशियल वॉल्यूम V1 पे थी और फाइनली ये थोड़ा थोड़ा करके गई और V2 वॉल्यूम पे पहुंच गई, तो टोटल वर्क डन जो V1 से V2 पहुंचने में इसको कितना वर्क डन करना हुआ, जो स्मॉल वर्क डन लगा उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लिमिट्स होगी V1 टू V2, तो W इक्वल टू क्या होगा, ये रिलेशन आ गया हमारे पास V1 टू V2 PdV, इक्वेशन नंबर 2। ना एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमें एडियाबेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। एडियाबेटिक इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सपोज हमने कांस्टेंट को के ले लिया, ना यहाँ से हम पी की वैल्यू को 3 इक्वेशन से पी की वैल्यू को हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा डी वी। और इंटीग्रेशन करेंगे, ये बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन मिल गया।
और यहाँ पे हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या किया है, हम कह सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में लगाएं तो 5 इक्वेशन क्या है, हमारी 6th इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी और इसको हम नीचे 7th इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का हम आइडियल गैस या परफेक्ट गैस का रिलेशन यूज़ करते हैं, PV इक्वल्स टू RT। तो PV इक्वल्स टू RT या P1 V1 इक्वल्स टू RT1 P2 V2 इक्वल्स टू RT2। तो इसको हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 8 और 9 इस तरह से हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर हो गया। और ये वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर पे। ना बात करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंसिडरेशन वही है कि हमने एक सिलेंडर लिया है जिसमें कि हमने परफेक्ट गैस फिल किया है और वो एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली, और इसका एक्सपेंड करने में उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया स्मॉल डी, और जिसमें कि थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ है dV। तो वर्क डन कितना लिख सकते हैं, छोटा सा वर्क डन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, dW इक्वल्स टू PdV। अब ये अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 पे पहुंच गया तो हम वही सिंपल है, हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन इक्वल्स टू V1 टू V2 PdV। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हम PV इक्वल्स टू RT रिलेशन यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, जहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से हम P की वैल्यू को 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जाएगी RT अपॉन V, P इक्वल्स टू RT अपॉन V। तो P इक्वल्स टू RT अपॉन V हम सेकेंड में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 इस तरह से मिल जाएंगे, जो क्या है वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल। वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होगा, कंसिडरेशन हमारा वही है। सपोज वी हैव अ सिलेंडर फिल्ड विद 1 ग्राम मोल ऑफ परफेक्ट गैस विच इज एक्सपेंडिंग बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पे हमने क्या रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो बहुत छोटे चेंज के लिए, बहुत छोटे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है dV, उसके लिए वर्क डन वही लिख सकते हैं dW इक्वल्स टू PdV। जब गैस V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक एक्सपेंड करिए तो वो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, V1 टू V2 PdV। यहाँ पे P कांस्टेंट है तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, W इक्वल्स टू P V2 माइनस V1। ये जो एक्सप्रेशन है ये है वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोबेरिक प्रोसेस। आज के लिए इतना, जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स।